नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम इस वक्त। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दूसरे और आखिरी दिन क्या कुछ खास रहा है, और इसके बाद आज की खास चर्चा कि गठबंधन की बैठक, विपक्षी गठबंधन की बैठक कल होनी है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा तो कांग्रेस के क्राउड फंडिंग को लेकर है। सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गई अब, और क्या धीरज साहू के यहां जो पैसे पकड़े गए हैं उससे भी कोई कनेक्शन है क्या? ऐसी बातें होने लगी हैं। फिर बात करेंगे सुरक्षा चूक जो मामला था लोकसभा में, उस पर राजनीति संसद में लगातार विपक्षी दल कर रहे हैं। इसको दुखद करार दिया है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी, गंभीर मामला है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन करेंगे इस पर बात। और इसके बाद यह कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले पर चुप्पी साध रखी है आम आदमी पार्टी ने और वहां की सरकार ने। और फिर रिपोर्टर्स डायरी में आज के पन्ने भी होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। वाराणसी को देंगे 19,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी। संसद में घुसपैठ पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, इस तरह की घटना पर राजनीति करना गलत। विपक्ष की नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार बाधा। बीजेपी शासित 3 चुनावी राज्यों में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बोले, नए और पुराने दोनों चेहरों को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। पांच राज्यों के चुनाव के बाद विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की मीटिंग कल, लेकिन इस बैठक से ज्यादा कांग्रेस की क्राउड फंडिंग की ही हो रही है चर्चा। पंजाब विधानसभा में नियुक्तियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया था, लेकिन भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो की जांच पर साध रखी है चुप्पी। उठने लगे हैं पार्टी पर और सरकार पर सवाल। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी समूह का किया भंडाफोड़। एनआईए ने 4 राज्यों में 19 जगहों पर मारे छापे। राज्य पुलिस की मदद से छापेमारी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में अहम सुनवाई। तय हो सकता है एडवोकेट कमीशन का प्रारूप और सर्वेक्षण का तरीका। और डिजिटल पेमेंट क्रांति की तरफ तेजी से बढ़ रहा है देश। सामने आए वित्त वर्ष 2023-24 के उत्साहजनक आंकड़े। अक्टूबर 2023 तक यूपीआई ने पार किया 7,000 करोड़ रुपए का लेन देन। ये थी समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात, आज की सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर हैं। 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी को। और वाराणसी के उमराहा में पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन। गुलामी के कालखंड में भारत की चेतना, उसके मानवीय मूल्यों और विज्ञान संस्कृति को कमजोर करने की कोशिश की गई। पीएम मोदी ने खास तौर पर यह बात कही और यह भी कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था। लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्री राम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रा का विकास हुआ है, पीएम ने कहा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवापुरी विकासखंड के बरकी ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भी शामिल हुए और लोगों से, लाभार्थियों से बातचीत की। वाराणसी से नई दिल्ली के लिए एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन का कार्यक्रम। यह ट्रेन भी अब मिल रही है वाराणसी से नई दिल्ली के लिए। इससे पहले पीएम ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत से बनारस गूंज रहा है, तो पीएम ने कहा, काशी और तमिलनाडु तो शिव का घर है। तो प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने तमिल लोगों के काशी से संबंध को रेखांकित किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी देश के सांस्कृतिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना मिलना चाहिए था, लेकिन अब समय का चक्र घूमा है और एक बार फिर काशी से केदार तक, महाकाल से श्रीराम तक, बुद्ध से रामायण सर्किट तक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। तो सांस्कृतिक विकास की चेतना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, इसे भी आप सुन लेते हैं। गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया था। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण आवश्यक था। अगर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देते तो देश के भीतर एकजुटता और आत्मसम्मान का भाव मजबूत होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण तक का विरोध किया गया था और ये सोच दशकों तक देश पर हावी रही। इसका नतीजा ये हुआ कि देश हीन भावना के गर्त में चला गया, अपनी विरासत पर गर्व करना भूल गया। लेकिन भाई और बहनों, आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो एक अभियान बन गया है।
अजय मिश्र हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसे पर चर्चा करने के लिए। अजय, सबसे पहले तो यही बताइए कि क्या क्या बड़ी सौगातें, किन किन परियोजनाओं की बड़ी सौगातें वाराणसी को मिल रही हैं इस दौरे में, क्योंकि आज दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। देखिए, काशी प्रवास का जो 2 दिन है वो काशी के लिए एक तरह से सौगातों की पूरी भरमार लेकर के आया है। 20,000 करोड़ रुपए की करीब परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जनता को दी है और इसमें ज्यादातर रेल परियोजनाएं हैं। आपको पता है जिस तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ईस्टर्न पेरिफेरल का काम पूरा हो चुका है, उसमें वाराणसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसको देश को समर्पित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। रेल मार्ग के जरिए किस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की जो पूरी अवधारणा है उसके जरिए कैसे पीएम गति शक्ति को योजना मिल रही है, एक बहुत बड़ी कामयाबी आप कह सकते हैं रेलवे के लिहाज से। रेलवे की बात करें तो आज नई वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर मिली है। कुछ और भी एक्सप्रेस ट्रेन हैं जिनका उन्होंने उद्घाटन किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है काशी के लिए, क्योंकि काशी की जनता प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो उनकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही होती हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं जिसमें टूरिज्म सबसे बड़ा फोकस है और स्पष्ट तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है काशी में दिखाई पड़ रहा है। और 13 करोड़ से ज्यादा लोग नए काशी कॉरिडोर के बनने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ की लोकल इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिला है और आज जो एक स्पेशल वेबसाइट का अनावरण किया गया है वो इस प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाएगी और यहाँ की इकोनॉमी को, खासतौर पर इकोनॉमी को और मजबूत करेगी। अजय, प्रधानमंत्री ने कहा समय का चक्र अब घूम गया है, अब जो होना चाहिए था वो सब तो हुआ नहीं पिछले 70 सालों में, अब समय चक्र घूमा है और अब हम गुलामी की मानसिकता से ऊपर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विरासत के साथ विकास का जो वो नारा देते हैं वो आगे भी जारी रहने वाला है। विकास भी विरासत भी, बिल्कुल आपने सही कहा कि लाल किले के प्राचीर से जो पंच प्रण देश को दिए गए थे, प्रधानमंत्री ने जो खुद दिए थे, उसमें अपनी विरासत पे गर्व करना, साथ ही साथ 2047 तक भारत को विकास की नई किया फायदे थे जो देशवासियों ने अपने खुद के साथ किए हैं और प्रधानमंत्री लगातार अपील करते रहे हैं। आप समझिए कि भारत पूरे विश्व का हृदय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे विश्व के गुरु के रूप में आज जो भारत को जाना जाता है वो केवल जो समावेशी विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, उसी के आधार पर माना जाता है। 2 दिनों के अगर भारत को विश्व तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि जी काशी तमिल संगमम, काशी जो तमिल सौराष्ट्र संगमम जो धड़कने हैं जी जुटती हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। दूसरी बात आप देखिए 25,000 कुंड का आज यज्ञ जो कि स्वरवेद मंदिर में आज आयोजन किया गया, करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग एक साथ आहुतियां दे रहे हैं। हर 3 सेकंड में एक बार आहुतियां दे रहे हैं, 1.5 लाख आहुतियां एक साथ, वो भी विश्व के कल्याण की कामना से। ये काशी की धरा पर हो सकता है जहां पर आप दुनिया का सबसे बड़ा योग शिविर पूरी दुनिया को समर्पित करते हैं। ये केवल काशी के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के रास्ते हमने खोले हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी धर्म के अनुयायी हैं, योग को, साधना को जो मानते हैं, वो आकर के इस विश्व के सबसे बड़े मंदिर में, मंदिर ना कहा जाए, ये महामंदिर है, योग साधना का केंद्र है, उसमें आकर के अपनी अंदर की यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। और काशी तो हमेशा देने के लिए बना है, त्याग के लिए बना है। 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद इसको लंबे समय तक याद किया जाए। एक खास चर्चा आपसे मैं जरूर कर लेना चाहूंगा और वो है काशी तमिल संगमम को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा भगवान शिव का घर काशी भी है और तमिलनाडु भी है, तो जो लोग आए हैं वो एक घर से निकलकर दूसरे घर में आए हैं। तो सांस्कृतिक एकता जो है उसकी जितनी सहजता के साथ प्रधानमंत्री ने बात रखी है, उसका रंग आपको काशी तमिल संगमम में इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। काशी को समझना है तो लालचंद जी आपको काशी में आना पड़ेगा, गंगा में डुबकी लगानी पड़ेगी, भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करने पड़ेंगे, काल भैरव के यहाँ हाजिरी लगानी पड़ेगी और जाकर के आदि केशव के दर्शन करने पड़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ की रज में है क्या, जो कि तमिलनाडु से कम जीवन में एक बार लोगों को जरूर काशी खींच करके लाती है। बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 ज्योतिर्लिंगों का मिलन
रामेश्वरम और विश्वेश्वर का जो मिलन है काशी तमिल संगमम के जरिए, जो ये नई परंपरा की शुरुआत की गई है, यकीन मानिए कि यहाँ पर लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कितना भारत को और करीब लेकर के आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगले 15 दिनों तक, और खासतौर पर सांस्कृतिक जड़ों को एक बार फिर से लोगों तक पहुंचाना। तमिल महीने का जो मार्गशीर्ष महीना, सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं। वहां पे चुने हुए लोगों को 42,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 1500 तो कल आए थे, बाकी 15 दिनों में आएंगे। 7 बड़ी ट्रेन के जरिए आएंगे, स्पेशल ट्रेन के जरिए आएंगे, और काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस की भी सौगात अब तो देश को मिल चुकी है, जब सीधे तमिलनाडु से कभी भी पूरे साल कभी भी यात्री काशी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक तरह से कनेक्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में, जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे स्थापित किया है। और इससे न केवल काशी की जनता बल्कि तमिल समुदाय में जो कल हर्षोल्लास हमने देखा, जो महसूस किया, उसको मैं शायद अभी आप शब्दों के जरिए नहीं बयां कर सकता, क्योंकि वहां पर जब हर हर महादेव के नारे लग रहे थे, और वहां पर जो तमिल समुदाय था, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने तमिल भाषा में प्रधानमंत्री को सुना, बड़ा ही नया अनुभव, बड़ा ही अच्छा कनेक्ट, और युवाओं को कनेक्ट करते हुए जो आगे की दिशा दिखाई जा रही तमिल संगमम के जरिए, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अब तो मांग उठने लगी है कि केवल काशी तमिल संगमम क्यों, काशी को तेलुगु के साथ जोड़ा जाना चाहिए, कर्नाटका के साथ जोड़ा जाना चाहिए, चारों धामों को जोड़ा जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग को जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है संगमम की यात्रा और कई नए पड़ाव देखेगी, अभी तो ये शुरुआत है। एक और प्रमुख खबर ये रही कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसके सिलसिले में प्रधानमंत्री ने वहां पर लाभार्थियों से बात की। प्रधानमंत्री ने सीधे उनका अनुभव जाना, और अभी हम संबोधन सुन रहे थे तो उसमें प्रधानमंत्री ने बिल्कुल जो ठेठ बनारसी अंदाज होता है ना बोलने का, उसी अंदाज में कई संवाद वहां के लोगों से किए। अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो उनको तो आज के युग में सरताज माना जाता है। इतने बड़े कम्युनिकेटर हैं वो, और उस पे हर भाषा में अपने बात को सहज तरीके से कह देना ही तो उनको लोगों को कनेक्ट कर जाता है। तो जब कहते हैं, अब एक बात बताओ कि यहाँ से लंका से गुदौलिया तक तोहार जो बिजनेस बाटे बढ़ल की ना, तो सब लोग इतना जबरदस्त कनेक्ट करते हैं उनसे। और यही तो उनकी खूबी है कि वो जो लोकल, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं स्थानीय भाषा में, वो दिलों को छूने का काम करते हैं, और ये उनका अपना एक स्टाइल है। इसलिए उनको महानायक बना देता है। लोगों के साथ सीधे संपर्क करते हैं, और सभी लोग किसी न किसी तरीके से अपना जुड़ाव उनके साथ पाते हैं। और काशी की जनता तो उन्हें बहुत प्यार करने लगी है। उनके जो सनातन धर्म के प्रति जो समर्पण है, जो उन्होंने काशी कॉरिडोर के बाद महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर, और जो तमाम जगहों पर जो रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सब पे काम चल रहा है। तो काशी का न केवल आर्थिक बल्कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान हुआ है, उसमें तो उनके योगदान को बहुत याद रखा जाएगा। और अपने सांसद को बहुत लोग प्यार करने लगे हैं, और ऐसा लगता है कि ये रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं, जिसका अब कुछ वजहों को आज हमने इस चर्चा में शामिल किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए और वहां से जुड़ करके विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े थे, और हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दूसरे और आखिरी दिन के बारे में। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और जो अगली खबर है हमारी, वो विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर है कि विपक्षी गठबंधन की बैठक होने वाली है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन की मीटिंग कल है, तो माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग प्रमुख मुद्दा होने वाला है। पहले 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। वजह जो भी हो, लेकिन कुछ दलों की नाराजगी भी खुलकर सामने उस समय आई थी, विपक्षी दलों की और उनके नेताओं की। तो इस बीच ममता बनर्जी हालांकि दिल्ली पहुंच रही हैं, और संभवतः आज अपने सांसदों से बैठक के बाद कल गठबंधन की मीटिंग में शामिल होंगी। उधर पंजाब के दौरे पर गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि पंजाब के लोग सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए गठबंधन से अलग रैलियों को लेकर सक्रिय हैं। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड में रैली करके अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं।
विपक्षी इंडी गठबंधन के कन्वीनर बनने के बाद हालांकि उनकी स्थिति बदल भी सकती है। तो 5 राज्यों में चुनाव का शोर तो थम चुका है, लेकिन दलों में सीट को लेकर खटास कम नहीं हुआ है। अखिलेश यादव यूपी में सीट शेयरिंग पर अपनी शर्त रख सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो क्राउड फंडिंग है उसकी चर्चा इस बैठक से ज्यादा चर्चा में है। डोनेट फॉर देश नाम से पार्टी ने ऑनलाइन चंदा लोगों से मांगा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 138वें स्थापना दिवस पर लोगों से चंदा देने का आग्रह किया है, लेकिन बीजेपी देश के नाम पर चंदा से असहमत है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सार्वजनिक धन हड़पने और गांधी परिवार को समृद्ध करने के लिए एक नया जुगाड़ सामने लेकर आ गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान हटाने के लिए डोनेट फॉर देश अभियान शुरू की है। तो आज इसी पर हमारी खास चर्चा है कि विपक्षी गठबंधन में सब नेता जो हैं, क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगे, क्या कोई सहमति बन पाएगी, और ये भी कि इस बैठक से ज्यादा कांग्रेस की क्राउड फंडिंग की चर्चा क्यों ज्यादा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ रहे हैं, साथ में सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राहुल लाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और विस्तार देता हूं विनोद जी के जरिए। विनोद जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई 13 सीट पंजाब की, 1 सीट चंडीगढ़ की, 14 हो गई, और 7 जो है इधर की भी मान लीजिए दिल्ली, तो 14 और 7 21। अरविंद केजरीवाल का तो गणित ऐसा लग रहा है कि भाई ये 21 सीटें तो मेरे लिए बिल्कुल छोड़ दो, है ना, इसमें कहीं कोई नहीं आओ। तो ये चाहे अरविंद केजरीवाल की ये वाली राजनीति हो या नीतीश कुमार की अपनी राजनीति, ममता बनर्जी की अपनी राजनीति, कल जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ उम्मीद रखी जा सकती है क्या कि कोई फॉर्मूला निकल आए? लाल जी, बेहद इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये है कि ये सारी पार्टियां जो लगभग 19-21 पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी को एक तरह से मैसेज देने के लिए ये सारी चीज़ें आपको मीडिया में एक खबर के रूप में दिख रही है जी। और मैसेज ये है कि आप जो एक बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी की बात करके छोटी ओरिजिनल पार्टियों को एक तरह से आप हाशिए पे रखते हैं, जो आप 5 राज्यों के चुनाव में रखा था, वो शायद आपकी बात नहीं बनेगी। ये उम्मीद तो की जा सकती है कि ये चौथी मीटिंग जो इंडी गठबंधन की मीटिंग है वो कल होनी है, और उसमें कितने लोग अभी शरीक होंगे ये अभी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि सारे पार्टियों के लोग इसमें आएंगे। और सीट शेयरिंग का मामला जो है वो कहा जा रहा है कि ये पहला एजेंडा है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के लाल जी बहुत दिन नहीं है, शायद हो सकता है कि अलग अलग पार्टियों के तरफ से जो बातें सामने में रखी जाए उसमें, लेकिन सबसे क्रूशियल जो आप जिन नेताओं का नाम बता रहे थे उन्हीं राज्यों में है। बिहार में कांग्रेस के सीट कितने उनको मिलने के लिए ये आरजेडी और जेडीयू देने को तैयार होगी। यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा जो है कितनी सीटें जो कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार होगी। आप बंगाल में कितनी सीटें जो है ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार होगी। या आप इधर आम आदमी पार्टी की बात अब आपने कही कि केजरीवाल ने तो खुद कल कहा कि लोगों ने कहा है जी। पंजाब में थे कल और अपने दौरे में कह रहे थे कि लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी को सारी सीटें यानी 13 के 13 सीटों पे आम आदमी पार्टी को वहां चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो एक तरह से अपनी बात खुलासा कर दिए कि कांग्रेस की सीट शेयरिंग में पंजाब में और दिल्ली में तो आपने जोड़ दिया था उसके साथ में तो हाँ, क्योंकि 7 सीट पर उनकी नजर है ना, इसीलिए तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो एक तरह से इनकी भूमिका को बता रहे हैं जी। जो कल की ये बैठक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनका 6 दिसंबर को होना था, उसके बाद वो 17 दिसंबर को ये मीटिंग हुई थी और ये अंततः कल का जो है शेड्यूल बना है। अब इसमें 3-4 राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और कई पार्टी के नेता भी हैं।
ये सारे लोग आएंगे और अलग अलग सीट शेयरिंग की बात इसलिए वो पक्की कर लेना चाहते हैं कि ये अभी 5 राज्यों के चुनाव में जो अभी शोर थम चुका है, जो आप बता रहे थे, लेकिन वहां वो नहीं कर पाए। तो ये नहीं कर पाए, इसका कम से कम उनको ये लगे कि लोगों के बात बीच में एक मैसेज देना चाहिए कि हम बीजेपी के खिलाफ में और पीएम मोदी के खिलाफ में मजबूती से लड़ रहे हैं। ये मजबूती का मैसेज तो देना चाहते हैं, लेकिन ये कितना मैसेज दे पाएंगे, कल ये सीट शेयरिंग का अगर ये बात कर लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं तो शायद ये एक बेहतर आपके सामने में रिजल्ट आ सकता है। ठीक है राहुल लाल जी, सिद्धार्थ जी के पास मैं आऊँ उससे पहले राहुल लाल जी, ये अरविंद केजरीवाल जी का ये स्टाइल है क्या कि लोगों ने कहा कि अब तो बिजली जाती नहीं, लोगों ने कहा कि 13 की 13 14 की 14 सीटें पर लड़ना है आम आदमी पार्टी को। ये लोग हैं कौन? क्या ये अरविंद केजरीवाल जी का मन ही जो है वही लोग हैं क्या? और जिस तरह से वो दावा धर रहे हैं, इस दावे के बाद राहुल लाल जी कुछ लगता है फॉर्मूला निकलेगा क्या? उसके बाद वो शायद कुछ ही दिनों बाद विपक्षणा पर भी जा रहे हैं कहीं अरविंद केजरीवाल। लालचंद जी देखिए, जो टीम इंडिया या विपक्षी गठबंधन जो बना है वो नेताओं के इच्छा के कारण नहीं बना है, वो जनता के दबाव के कारण बना है। केजरीवाल जी आप भी जैसे केजरीवाल जी ने लोगों की बात कह दी, आपने जनता की बात कह दी। लालचंद जी जनता ने दबाव देखिए आप सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पूरा सुनेंगे पूरा। लालचंद जी देखिए 2014 में भी वो 7 सीटों पे लड़े थे दिल्ली में, और 2019 में देखिए 2019 में केवल 2 सीटों पे वो सेकंड नंबर पे थे आम आदमी पार्टी, और 5 सीटों पे कांग्रेस सेकंड नंबर पे थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का काम कांग्रेस कर रही। तो देखिए ये सब तमाम तरह के बयानबाजियां हैं। कांग्रेस पार्टी कहीं से भी इसमें ये नहीं चाह रही कि क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल बनने में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों को, जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी से खुश हैं, उनके लिए मौके ये कुछ 24 घंटे तक के होंगे। कल कुछ ना कुछ बड़ा शानदार एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसके जड़ में ये मामला है कि ये जो विपक्षी विचारधारा के साथ जो लोग सहमत लोग हैं, उन लोगों का दबाव है इन पार्टियों के ऊपर, तभी टीम इंडिया बनी। नहीं तो राष्ट्रपति के चुनाव तक भी कहीं पर टीम इंडिया नजर नहीं आ रही, और मैं उस समय तक मुझे भी नहीं लगता था कि टीम इंडिया बन जाएगी, लेकिन आज के समय में टीम इंडिया एक वास्तविकता है। लेकिन वो 5 राज्यों के चुनाव में भी टीम इंडिया नजर नहीं आई है ना, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद। नहीं लालचंद जी देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव थे उसके लिए तो टीम इंडिया का गठन हुआ ही नहीं था। टीम इंडिया का गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, लेकिन हाँ जो इन सब चीजों को लेके जो एक कम्युनिकेशन गैप की स्थिति बनी, जिस कारण से अखिलेश यादव नाराज हुए या तमाम तरह की चीजें हुई, उस कम्युनिकेशन गैप को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कर दिया। जिस तरह से संसद में वो महुआ मोइत्रा का निष्कासन हुआ, उनको बाहर कर दिया गया, और जिस तरह से अभी 30 से ज्यादा सांसद जो है वो निलंबित हो चुके हैं, सुरक्षा चुप का मामला उठाइए, विपक्षी सांसदों को बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, आई थी लालचंद जी, उसको बीजेपी ने दूर कर दिया है। समझ गया। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो या जो महुआ मोइत्रा का जो निष्कासन वगैरह हुआ या इस बीच में तमाम चीजें हुई, वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन बनने की वजह से हुआ है। सिद्धार्थ जी, क्या आप लोग सच में इंडी गठबंधन बनने से क्या इतने ज्यादा हमलावर हो गए हैं? महुआ मोइत्रा का निष्कासन से लेकर तमाम चीजों से राहुल जी ने जोड़ दिया उसको कि इसी वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। देखिए राहुल लाल जी, इंडी गठबंधन की वास्तविकता तो पूरे देश को पता है, और सच्चाई ये है कि कांग्रेस और ये सारे जो अपने आप को इस गठबंधन का हिस्सा बताते हैं, इनको भी पता है ये कितना संभव है, ये इनको भी पता है। और मैं तो कुछ समय पहले आपके शो में आके कहता था इन चुनावों से पहले कि ये गठबंधन चुनावों में नहीं टिकेगा, 24 में नहीं टिकेगा। इस गठबंधन के बारे में जितना भी कहा जाए, वास्तव में किसी व्यक्ति को अगर भविष्यवक्ता बनना हो तो इस गठबंधन के बारे में बता सकता है कि ये गठबंधन नहीं टिकने वाला, वो भविष्यवक्ता साबित हो जाएगा कुछ दिनों में। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये गठबंधन नहीं टिकेगा? क्योंकि जो राहुल लाल जी, जो गठबंधन अननेचुरल होता है, कोई भी गठबंधन, कोई भी अलायंस अगर अननेचुरल है, जहां पे विचारधारा का कोई मेल नहीं, जहां पर जो उसमें सहभागी लोग हैं उनका आपस में कोई मेल नहीं, पर एक एजेंडा है, अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, भारतीय जनता पार्टी से बचना है, जो कुकर्म हमने करे हैं उसमें हम पकड़े ना जाएं, देश में झूठा नैरेटिव बनाना है, पर आपस में भी लड़ना है। देखिए ना, कब से ये गठबंधन बना,
हमने तो क्या डरे और हमने तो इनको क्या बोला, आपस में कितना कुछ बोलते हैं। हमने थोड़ी बोला केजरीवाल जी को आप ऐसा बोलिए। अब इनको भ्रष्टाचार वाले लोगों को आपकी भी क्यों नहीं बोला था, मेरी बात पूरी हो जाने ठीक है, अब दीजिए, इनको आप पूरी उसके कर बाद लेने बोल दीजिए, फिर दीजिएगा। बोलिएगा। हाँ बोलिए सिद्धार्थ जी। तो हमने तो किसी को कुछ नहीं बोला। कभी केजरीवाल जी बोलते हैं, कभी नीतीश जी बोलते हैं, कभी ये चिरकुट बोल देते हैं, कभी अखिलेश बोल देते हैं। सारे नेता आपस में ही तो बोल रहे हैं। तो इसलिए वास्तविकता यह है कि जनता इनको नकार चुकी, अभी गले में तो फंस गया है कांग्रेस के। राहुल लाल जी, सच्चाई ये है। अब कांग्रेस पार्टी सोचती थी कुछ हम जनता का समर्थन दिखा पाएंगे तो ये बाकी लोग हमारे पास आएंगे और हम ज्यादा बड़े बन पाएंगे। अब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कांग्रेस को कि डीलिंग पोजीशन में अब कांग्रेस नहीं रही, ये बात मीटिंग में भी 40% वोट शेयर है सिद्धार्थ जी, आऊंगा राहुल जी, पूरा 40% काउंटर कीजिएगा, आऊंगा राहुल जी। अभी तो आपको और ये भी काउंटर करना है कि विनोद जी, ये बैठक से ज्यादा तो क्राउड फंडिंग की चर्चा हो रही है विनोद जी, और लोग कह रहे हैं भाई, कुछ लोग देखिए जोड़ने को जोड़ देते हैं, क्या पता सिद्धार्थ जी भी जोड़ दें कि भाई उधर धीरज साहू जी के यहाँ उतना बड़ा माल पकड़ा गया, इधर क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ गई कांग्रेस को। मतलब चलता रहता है सोशल मीडिया पर, इस तरह की बातें चलती रहती हैं। तो ये जो क्राउड फंडिंग का पहली बार कांग्रेस डोनेट फॉर देश ऐसा नाम दिया है ना शायद, तो डोनेट फॉर देश जो लेकर के आई है कांग्रेस पार्टी, इसमें क्या है? एक तो भाई ये कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखें तो हो सकता है भाई मास मोबिलाइजेशन का ये प्रोग्राम है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ रही है अभी? लेकिन डोनेट फॉर देश जो है उसका कुछ मतलब तो खास होगा। कांग्रेस पार्टी ने, पार्टी की तरफ से अगर उनका एक हक बनता है कि जनता के बीच में वो जाएं चुनाव लड़ने के लिए और वो पैसा मांगे लोगों से, क्राउड फंडिंग का तो उनका बिल्कुल हक है। लेकिन जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग को लेके अगर बीजेपी का सवाल है तो उस सवाल को भी समझना पड़ेगा। लोग इस बात को तो जरूर इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन पहले उसी इनके ही एक सांसद, कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपया नकदी, करोड़ रुपया जो है, आप सोचिए 1 हफ्ते लगे हैं पूरे मशीन के बैंकों से मंगाए गए, इतने मशीन मंगाए गए, इतने सैकड़ों लोग लगे नोट गिनने में। इतने जेवरात, इतने सारे आभूषण, इतनी चीजें वहां मिली वहां पे। तो ये तो एक सांसद की उस कमाई की वानगी है। और आप ये कह सकते हैं कि अगर इसके 2 दिन बाद अगर कांग्रेस इस तरह से क्राउड फंडिंग के लेके अपनी बात, अपनी चीज़ों को रख रही है सामने में, तो ये सवाल तो पूछा गया, भाई आपको पैसे की क्या जरूरत पड़ गई जो आज आपको जनता से मांगने की जरूरत पड़ गई? आपके सांसद के ही पास इतने पैसे हैं। तो या ये हो सकता है कि आप इन चीज़ों को खबर में जो है या इस पे जो बातें हो रही है इसको आप एक तरह से आप ले जाना चाहते हैं बैकड्रॉप में कि आप भैया हमारे लिए पैसा जरूरी है, लोकसभा चुनाव हमें लड़ना है, ये पैसा धीरज साहू का है और धीरज साहू जाने। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, सवाल ये कि पहले तो कांग्रेस इस तरह की क्राउड फंडिंग नहीं करती रही है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में तो महात्मा गांधी और तिलक तक ले जाती है। तो उसमें आप क्या करेंगे? ये 138वां इनका स्थापना दिवस है और 138वां स्थापना दिवस में जो उन्होंने लोगों से पैसे की बात कही है, ऑनलाइन इसका ये होना है, आप चंदा दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। उसमें 138 है, 1038 है, 10,038 है। तो ये 138 का एक सिंबॉलिक बना के लोगों के बीच में जा रहे हैं, ये बात तो अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस बात को जरूर जानना चाहेंगे कि आपने पब्लिक का ही पैसा से, राजनीतिक चंदे के ही पैसे से आपने कभी नेशनल हेराल्ड का आपने खरीदा था, यंग इंडिया बना के, और उस यंग इंडिया में आपने कांग्रेस पार्टी के फंड से, चंदा से जब आपने यंग इंडिया का ये बनाया तो आपने ये सारे शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शेयर में क्यों चला गया? बिल्कुल, ये सवाल भी तो उठेगा कि ये शेयर धारक तो उसमें कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग थे, जो बाद में कई लोगों ने क्लेम भी किया था कि मैं भी शेयर होल्डर हूं। तो ये सब सवाल इसलिए बनते हैं और बीजेपी इस पे सवाल उठा रही है, तो उसके पीछे में तर्क है कि आपने क्राउड फंडिंग के लिए डोनेट फॉर नेशन तो कहा है, लेकिन आपने जो पिछली बार जो लोगों के साथ में किया है नेशनल हेराल्ड वाले के इशू में, तो शायद आप पे एक सख्त तो बनती है कि आप ये पैसे का उपयोग जो है आप अपनी कांग्रेस पार्टी के बजाय गांधी परिवार के लिए करते हैं। ठीक है, मैं राहुल जी आपके पास आऊं, सिद्धार्थ जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं राहुल जी आपके पास आता हूं। अभी कांग्रेस का 353 करोड़ रुपया कैश उनके सांसद से मिलना, कांग्रेस के सांसद से 353 करोड़ रुपया कैश मिला है। सोना चांदी प्रॉपर्टी ये सब अलग है,
आप कल्पना कीजिए उसके एक दिन के बाद ही कांग्रेस एक अभियान छेड़ती है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देती कि काला धन इतना आया कहाँ से, ये पैसा किसका था, क्यों इकट्ठा किया गया। आखिरकार कांग्रेस लगातार नोटबंदी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ क्यों बोलती रही, कांग्रेस ईडी सीबीआई के खिलाफ लगातार बयानबाजी क्यों करती रही। अब देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है कि कभी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से 42 करोड़ पकड़े जाते हैं तो दूसरे से 353 करोड़ पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपए की घूस देने का आरोप महादेव ऐप में लगता है, तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री में सचिवालय में ही करोड़ों रुपए नकद और सोना भी मिलता है। ये कल्पना कीजिए कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है, और उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के होंठ सिल जाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते। ये सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी टाइमिंग को लेकर, जो हम चर्चा कर ही रहे थे। राहुल लाल जी के पास चलता हूं। राहुल जी, ये जो क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी जगह पर भी ये चर्चा है कि इसकी टाइमिंग क्या कुछ गलत है क्या, क्योंकि लोग इसको सीधा ऐसे जोड़ रहे हैं कि भाई उधर पकड़ा गया, इधर क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ गई। देखिए, दो तीन चीजें हैं, क्योंकि कई सारे पहलू उठ के आए हैं। हाँ। सबसे पहली चीज तो जो अभी मैं कह दूं कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सिद्धार्थ जी ने कहा कि जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो भाई वोट जो है कि 12 लाख ज्यादा कांग्रेस को मिला, वोट शेयर 40% जो है कि उत्तर भारत के राज्यों में भी कांग्रेस का रहा है, तो 40% की पार्टी वोट शेयर जा रही है। आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं बात को। तेलंगाना उसमें शामिल है, तेलंगाना उसमें शामिल है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो तेलंगाना छोड़ भी दीजिए, मैं कह रहा हूँ तेलंगाना छोड़ भी दीजिए, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में कितना वोट शेयर है, 40। नहीं, मैं कह रहा हूँ 3 राज्य आ जाइए ना जहाँ पे आप जीते हैं, उन जगहों पे भी 40% का वोट शेयर कांग्रेस का लगभग बना पड़ा हुआ है उस टाइम। तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई। हाँ, हारी है। अच्छा, चलिए इतना कह देते हैं कांग्रेस हार गई है, बुरी तरह से नहीं हारी। अब ठीक है, हाँ ना, ये लाइन सही है। बढ़ाइए डिस्कशन। अब मैं अगले मामले पे आता हूँ। जो टीम इंडिया है, मैं कह रहा हूँ टीम इंडिया चुनाव के मैदान में जो कह रहा है कि कोई भी भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर देगा, टीम इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव में बिल्कुल आपको जमीन पे नजर आएगी, बिल्कुल लड़ाई लड़ते हुए नजर आएगी। और वो लड़ाई ऐसी होगी कि बीजेपी उससे बिल्कुल डरी हुई है, ये बात भी समझ लेने वाली स्थिति है। लड़ाई लड़ती हुई बीजेपी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ ना, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश वगैरह आपस में लड़ती नजर आए? आपस में एनडीए के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएगी। ठीक है। अब देखिए क्राउड फंडिंग को लेकर, अब मैं एक चीज कह दूं, आइए क्राउड फंडिंग पर आइए। एडीआर के आंकड़े देखें कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि उनके जो है कि कितने हैं, उनको एक तरह से जो अभी मिल रहा है 6000 करोड़ का लगभग जो है कि उनका इस समय है भारतीय जनता पार्टी की, और लगभग 800 करोड़ के आसपास का, 742 750 करोड़ के आसपास की कांग्रेस का है। एक साल में अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी को करीबन जो है 1000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलता है और कांग्रेस को करीबन 100 करोड़ के आसपास के चंदा मिल पाते हैं। तो ये जो देखिए, चुनाव से पहले आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है आपको, कि संसाधन के मामले पे भी हर पार्टी को इक्वल प्लेटफॉर्म की स्थिति बने। ठीक है, सिद्धार्थ जी दीजिएगा जवाब। आ रहा हूं। उन इक्वल प्लेटफॉर्म की स्थिति में तमाम जो भी उद्योगपति अगर कांग्रेस को चंदा देना चाहते हैं तो उनके घर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स तमाम तरह की चीजें हो जाती है। इससे इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे आप देख लीजिए, तो 90% राशि सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, विपक्षी दलों को उसका 1 रुपया नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसे स्थिति में अगर कांग्रेस ने ये चीज कहा है कि भाई फंडिंग फॉर कंट्री के नाम से वो अगर मांग रहे हैं, देश में लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना आवश्यक है या नहीं है, ये बात बिल्कुल आवश्यक है। अभी आपने एक बात बड़ी मार्के की कही कि जो भी फंडिंग करना चाहते हैं कांग्रेस के लिए, उनके यहाँ कुछ ना कुछ छापा वगैरह पड़ जाता है। आप उसमें धीरज साहू को तो नहीं दिमाग में रख करके बोल रहे थे? नहीं, धीरज साहू, देखिए मैं इस पर भी क्लियर कर दूं, धीरज साहू का जो पूरा मामला है, एक तो देखिए वो केवल अकेले उनका मामला नहीं है, वो उनके साथ साथ कम से कम 25 कंपनियां उनकी और अलग अलग सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। तो वो एक अलग सा पूरा मामला है। जो नेशनल हेराल्ड को लेके, देखिए नेशनल हेराल्ड के मामले में मैं इस पे जवाब दे देता हूं। आ रहा हूं सिद्धार्थ जी, दीजिएगा पूरा जवाब। कंक्लूड कीजिए फिर सिद्धार्थ जी के पास। क्योंकि विनोद जी ने नेशनल हेराल्ड का भी मामला उठाया, मैं कह रहा हूँ नेशनल हेराल्ड के मामले में अगर दोषी है तो उसका जांच प्रक्रिया का कोई टाइमिंग तो होना चाहिए ना ईडी के लिए। आप 2024 तक में पूरा करेंगे उस जांच को, कि 34 तक में पूरा करेंगे, 40 तक में पूरा करेंगे? आप जांच पूरा करके दोषियों को सजा दीजिए, अगर है दोषी तो फांसी पे न्यायिक प्रक्रिया जो राहुल जी है ना, आप भी अच्छी तरह जानते हैं,
न्यायिक प्रक्रिया एजेंसियों की अपनी धीमी गति से गति है। चलती है, जांच की प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, लालचंद उसमें जी, आप किसी लालचंद जी। पर्टिकुलर मामले पर ये नहीं कह सकते कि इसमें तुरंत कर दो, है ना? नहीं लालचंद जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि ईडी की जो गति है वो काफी धीमी है और उससे ठीक, स्पष्ट होता है ठीक कि है। ईडी के ऊपर दबाव है कि ठीक। उस मामले में को फंसाए सिद्धार्थ रखे जी का आप उसमें। जवाब। सिद्धार्थ जी, क्या बात है, अगर ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये तो गांधी परिवार के लिए खाने कमाने का नया जुगाड़ ढूंढ लिया है, क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से लाल सिंह जी, सबसे पहले तो मैं नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे थे अभी आखिर में, मैं एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं, अगर आप ज्योतिष में मानते हो राहुल लाल जी, तो जब उनकी कुंडली में जेल जाना लिखा होगा तब तक जांच पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिनने इतना बड़ा घोटाला किया हो और जिनको अभी जेल की सलाखें देखनी होंगी, वो निश्चित उनका समय भी आने ही वाला है, ज्यादा चिंता की तुम्हें उसमें बात प्रमाण नहीं। होता तो वो जेल पर में रही होता बात सिद्धार्थ अभी डोनेट फॉर आप देश इनको की, सुन राहुल लाल लीजिए। जी, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हाँ हूं, हाँ, ये आप बात भी सही थोड़ा सा है, सुनिए सहिष्णु आप। रहिएगा। हाँ, अब रही बात डोनेट फॉर देश की, देखिए, देश की आड़ में बहुत कुछ काम करने की एक आदत कांग्रेस पार्टी को हो चुकी है, क्योंकि जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं वो कहीं ना कहीं देश का नाम बीच में लाना पड़ता है। अब पहले भी कांग्रेस पार्टी के जिन लोगों ने पैसा दिया था, जो कांग्रेस पार्टी में डोनेटर्स रहे, उनने देखा कि कैसे नेशनल हेराल्ड में एक परिवार है, उस पूरी संपत्ति को कब्जा करके बैठी हुई है, वो सारे फाइनेंसेस ले लेते हैं और सिर्फ एक परिवार को भेजना है। पर क्या वास्तव में इसकी जरूरत है? जरूरत नहीं है लाल सिंह जी। अरे जितनी स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है वो वैसे ही उनके लिए एटीएम है। अभी नया नया एटीएम आया तेलंगाना, अब ये छत्तीसगढ़ एटीएम था, अभी बंद हुआ है, कर्नाटक एटीएम है, हिमाचल एटीएम तो है। आप लोग वहां लूट धीरज साहू मचाएंगे के, कांग्रेस पार्टी धीरज ने। साहू वाले और ये कैश से क्यों जोड़ रहे हैं इस अभियान को, मुझे ये बताइए। नहीं, जोड़ना तो पड़ेगा ही, जैसे 351 करोड़ पकड़े गए वैसी पैसों की कमी भी पड़ गई। अरे आपके सांसद थे, भारत तोड़ो यात्रा में आपके साथ थे और आपके साथ हाथ से हाथ मिला करके चलते थे, और उनके घर से इतना बड़ा कैश निकला और कांग्रेस पार्टी इधर उधर मुंह ताक रही है कि अरे भैया ये तो राहुल जी के घर पहुंचना था, ये कहां पकड़ में आ गया। दूसरी बात कंपनियों का बिजनेस जुड़ा हुआ अभी है। इलेक्टोरल, राहुल लाल जी फिर से देखो, आपको अच्छा कुछ ठीक लग है, जाती है, बोलिए, सुनो पूरी तो। कीजिए। अब अभी राहुल जी सुन दूसरी रहे हैं, बात, पूरी कीजिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कही, उन्होंने कहा कि जो भी हमको पैसा देने वाला होता है उसके घर पे ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। राहुल लाल जी, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, ताकि किसी को पता ना लगे कि कौन किसको पैसा दे रहा है। कोई भी गुमनाम तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकता है और उसके बाद आपको भी पैसा दे सकता है। अब देश में जनता आपको वोट देना नहीं ठीक है, चाहती। राहुल जी सुन लीजिए, फिर काउंटर अरे कीजिएगा। राहुल जी, आप राहुल जी विश्लेषक सुन है भैया, कुछ तो सुनिए। मैं आपको सुन लीजिए, कांग्रेस फिर का काउंटर प्रवक्ता कर मान भी नहीं लीजिएगा, रहा। सुनिए, दीजिएगा जवाब, अब काउंटर कीजिएगा। देश में वोटर आपको वोट देना नहीं चाह रहे, देश में उद्योगपति आपको पैसा देना नहीं चाह रहे, देश का कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहता। विश्लेषण आपको करना चाहिए कि क्यों आपकी ये स्थिति आ गई। कि आखिरी अंतिम बात बोलता हूं मैं, राहुल हाँ, गांधी, जल्दी अंतिम से। बात। हाँ, इनने बोला कि 100, अभी जो नई स्कीम आई है इसमें आप 138 दे सकते हो, 1380 दे सकते हो। इनने 138 को जो इमेज है उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करी। ये ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि 138 करोड़ के इतिहास, 138 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी के ये जो पिछले 38 साल रहे, इन्होंने अपने पिछले 100 सालों की आहुति चढ़ा दी है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना पड़ रहा है। आप 138 को ऐसे डिफाइन कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपनी तरह से डिफाइन कर रही है। ठीक है विनोद जी, धीरज साहू से क्या कांग्रेस इतनी आसानी से पल्ला झाड़ सकती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि धीरज साहू लोकसभा सदस्य नहीं है, 3 बार के राज्यसभा सदस्य हैं। और राज्यसभा सदस्य कैसे बना जाता है, राज्यसभा की सदस्यता कैसे मिलती है, उसमें कांग्रेस नेतृत्व या किसी भी पार्टी के नेतृत्व की कितनी बड़ी भूमिका होती है, केंद्रीय नेतृत्व की राज्यसभा सदस्य बनवाने में। उससे क्या कांग्रेस इतनी आसानी से अपना पल्ला झाड़ सकती है? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है लाल जी कि उनको लोकसभा की टिकट भी मिली थी धीरज साहू को जी, और लोकसभा चुनाव हारे और 4 महीने के बाद वो राज्यसभा सीधे आकर तो सवाल उठ रहा है। ये ऐसा होता नहीं था कि लोकसभा में जो हार गए हैं उसको अगले दिन आप राज्यसभा में भेज दिए। वो कुछ रसूख वाले लोग भी होते हैं जी जी। लेकिन बात जो सिद्धार्थ जी और अभी राहुल जी कर रहे थे डिस्कस, मैं थोड़ा सा उसमें एक करेक्शन चाहूंगा। ये कि सवाल ये है कि राहुल लाल जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हैं ही, आप योग्य हैं, आप विद्वान भी हैं। आप इस तरह से बातों को जो घुमा रहे थे, नैरेटिव दे रहे थे कि सरकार को पता है इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको पैसा है, इसका मतलब है कि आपने जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर भी आप भरोसा नहीं करते हैं। आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं दे आपके पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट गलत है, आपके पक्ष में अगर कोई न्यायपालिका दूसरी एजेंसियां आपके साथ देखिए तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि आप देखिए ये RBI से जारी होती है ये बॉन्ड, और ये बॉन्ड जो है वो इतना सीक्रेट है कि इसी बात को लेके जो सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक में अब ये केस चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है कि ये पब्लिक को जानने का हक है कि नहीं है।
सरकार की तरफ से, अरुण जेटली सही की बात है, तरफ से। सुप्रीम आप कोर्ट ने समझिए उस समय में बंद ये आया लिफाफे था में मंगवाया कि है। भाई सरकारें आती है जाती है, पॉलिटिकल पार्टी का अगर किसी कंपनी के बारे में या कॉर्पोरेट के बारे में एक जो वो पाल लेते हैं कि भाई उसने फला पार्टी को इतना ये जी, दिया जी, था, जी, जी। ये उसको उस चीजों से उनको बचाया जा उसी सकता का है समाधान कि था ये समाधान था कि कोई कंपनी या कॉर्पोरेट कंपनी ठीक। है या कोई भी बिजनेस हाउसेज हैं, अगर वो देना चाहते हो तो उनकी बातें गुप्त रखी जाती है। ठीक है। तो राहुल लाल जी, आप जब इस बात को करते हैं तो आप सीधे राहुल। सीधे इंस्टीट्यूशन पे उंगली उठा रहे हैं, जो जी। बात गलत है। जी। रही बात, अब मैं दूसरी चीज बता रहा था विनोद कि जी, ये जो आप- पैसे आप- नहीं, आप- राहुल लाल जी, आप राहुल जी, सिद्धार्थ जी तुरंत- से तुरंत करिएगा आ रहा हूं, डिस्कस। तुरंत आ रहा हूं। आपके डिस्कस करने के लिए सिद्धार्थ जी काफी हैं, वो बहुत बढ़िया आपका जवाब दे रहे हैं, मुझे नहीं पढ़ना। आ रहा, आप आ भी रहा, विद्वान हैं और वो भी विद्वान हाँ, है। हाँ। मेरा सीधे सा ये सवाल है कि आखिर ये जो क्राउड फंडिंग है वो क्यों होता है? हाँ, हमें हाँ। पब्लिक के लिए समझने के लिए और समझाने के लिए हमें लगता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग बताएं जी। कि देखिए एक्चुअली होता क्या है इलेक्शन में चंदा लेने का, कि आप 1 लाख से ज्यादा लेते हैं तो फिर वो उसके टैक्स नेट में आता है, उस पर सवाल होता है कि आपने इतना पैसा आपके पास आया है। तो वो उन चीजों पे गौर करने से पहले अगर आप उसके नीचे में चाहे जितनी रसीद फाड़ जी। लें, आप यूपी में ही देखे होंगे कि मायावती की बीएसपी थी, वो कहीं भी किसी कॉर्पोरेट हाउस से चंदा नहीं लेती थी, बिल्कुल। लेकिन वो पर्ची उनका 5 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, 30 रुपया, 32 रुपये जी। का ही फटता था। अब वो कौन फाड़ रहे थे, कौन वो चंदा ठीक दे है। रहे थे, ये इस पे कोई आदमी पूछ ठीक, भी नहीं सकता ठीक, था। ठीक है। ये छोटे छोटे अमाउंट बिल्कुल, थे। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस अपने बड़े चंदे के बदले में हाँ। इस फंडिंग से, ये है। ऑनलाइन चंदा से क्या अपने उसी चीजों को पूरा करने की कोशिश कर रही ठीक। है, या फिर कांग्रेस जो है खास करके जो सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि है। आप ये करप्शन के इतने बड़े चार्जेस को दूसरे टर्न ले ठीक। रहे हैं राहुल जी कि का छोटा सा हम जवाब। लोकसभा चुनाव लड़ना है ठीक और है। हम पब्लिक से पैसा राहुल ले जी, रहे छोटा हैं। सा जवाब, काउंटर छोटा सा। राहुल जी, देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को अगर हम लोग समझे, पहले भी पैसे एक अज्ञात ढंग से आते थे, जो चीज जिसके तरफ अभी विनोद जी ने प्रकाश डाला। अब तो सोच के देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पक्ष रख रही है, सरकार पक्ष ये रख रही है कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से आ रहा है वो मतदाता जान के क्या करेगा। हाँ। क्या बताइए, लोकतंत्र में ये लाइन सरकार का ये पक्ष आपको किसी को भी उचित लगेगा? नहीं, पारदर्शिता उसके- की स्थिति होनी देखिए, चाहिए, वो मैं सुन तो उसके लीजिए, पीछे मैं भी एक सेकंड तर्क पूरा है। कर दूं। नहीं, मैं जवाब दे दूं। देखिए, तर्क अब आप खंडन ये चीज करें कि आरबीआई को पता है, लेकिन वास्तविक इलेक्टोरल बॉन्ड यूं ही नहीं आया इस देश में, उस पर जो है पूरा पर्याप्त रूप से डिस्कशन हो करके उसको लाया गया है, उसकी जरूरत समझी गई। नहीं लालचंद जी, खाली मैं संक्षेप में एक लाइन पूरा कर दूं ना कि हाँ। देखिए, आप मतदाता को पूरा ये अधिकार होना चाहिए। आखिर क्यों 90% इलेक्टोरल बॉन्ड और गोपनीयता का फिर क्या होगा? गोपनीयता का क्या होगा फिर? आपको इस मामले में क्यों गोपनीयता होनी? जनता को पता होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार के पक्ष को पता चले, सबों को पता चले, वो किसी एक पक्ष से क्यों छुपा सिद्धार्थ रहे जी, हैं? छोटा एक सा पक्ष को काउंटर पता कीजिए, लगे। फिर हम इस सबों को बहस पता को होना आज चाहिए खत्म वो। करेंगे। तो सिद्धार्थ जी, छोटा सा काउंटर, सिद्धार्थ जी। इस क्राउड फंडिंग में जो 138 रुपए आप मिनिमम ले रहे हैं सबसे, आप हाँ। राहुल लाल जी इसी की लिस्ट डाल देना कि आपने किस किस से लिए। ठीक आप है। इसकी तो लिस्ट डालते नहीं, बिल्कुल, ठीक है, आप छुपा के रखते हो। डाला जाएगा। उसके खर्चों के कहा चलिए। वो आप बताते नहीं। आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। छोड़ दीजिए। शुक्रिया सिद्धार्थ, शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया विनोद जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि जो संसद में सुरक्षा चूक का मामला है उसमें जांच कहां तक पहुंची है और राजनीति कहां तक पहुंची है। करेंगे इस पर बात, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त अब बारी आ गई है अगली चर्चा की, और अगली चर्चा है कि सुरक्षा मुद्दा जो था संसद में, सुरक्षा चूक का मामला, उसमें राजनीति भी हो रही है, जांच तो खैर चल ही रही है। तो सुरक्षा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने आज भी जमकर हंगामा कर दिया और बार बार सदन की कार्यवाही इससे बाधित हुई, पूरे दिन के लिए भी स्थगित करनी पड़ी। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा यह दुखद है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति की जा रही है। 13 दिसंबर की घटना से सभी सदस्य चिंतित हैं। सभी दलों के नेताओं ने सुरक्षा में इजाफे के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए हैं जिन पर विचार किया जाएगा। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ने सभी को कही, आश्वासन दिया।
संसद में हुई घटना का संसद सदस्यों के निलंबन से कोई संबंध नहीं है। ये साफ तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को स्पष्ट किया। इस बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेलीकम्युनिकेशन विधेयक 2023 को पेश किया और उधर संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम राजस्थान के नागौर पहुंची और ये जांच चल रही है। पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसको सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एक स्वर में कहना चाहिए था कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी हो, कार्रवाई भी हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। 1976 से लेकर आज तक पार्लियामेंट में कभी भी इस तरह की घटना घटी हो, चाहे तेलंगाना बिल पर कांग्रेस के ही सांसद ने पेपर स्प्रे लेकर जो पार्लियामेंट में किया था वो देश भूला नहीं है। किसी सांसद के द्वारा गन मिलना उसके पास, ये भी देश भूला नहीं है। लेकिन कभी इस तरह की राजनीति नहीं की गई। कांग्रेस और विपक्ष राजनीति करने का बहाना ढूंढ रहा है, सदन ना चलने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्पीकर महोदय ने पहले दिन ही कहा था और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की थी। आगे भी उन्होंने कहा कि आपके सुझाव आमंत्रित करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में जो सुधार करना होगा वो भी करेंगे। अब ये सब करने के बाद भी विपक्ष सुझाव देने तो आता नहीं, लेकिन राजनीति करने से बाज नहीं आता है। इससे पता चलता है कि तीनों राज्यों में हुई अपनी हार से ध्यान हटाने के लिए अब ओछी राजनीति पर उतरा है। अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना नहीं चाहता विपक्ष, तभी तो इस तरह का काम हो रहा है। आखिरकार सदन चर्चा करने के लिए ही तो है। चर्चा करने के लिए है, लेकिन चर्चा हो नहीं रही है, बाधा आ रही है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं हमारे साथ चर्चा करने के लिए इसी खबर पर। ऋषि, ये बीजेपी सवाल उठा रही है कि देखिए, संसद में पहले भी कभी मिर्च का जो वो स्प्रे था तेलंगाना मुद्दे पर, वो भी हुआ था। कई और भी मामले आए हैं जिसमें कुछ ना कुछ इस तरह से सुरक्षा में सेंध लगी है। बात आती है, उस पर चर्चा होती है, सुरक्षा को और मजबूत किया जाता है। इस मामले में भी जांच हो रही है, सुरक्षा को मजबूत करने के उपाय, उसके लिए तमाम सांसदों से, तमाम पार्टी के सांसदों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। लेकिन इस पर जो लगातार हंगामा हो रहा है, कार्यवाही बाधित हो रही है, विपक्षी दलों का क्या तर्क है इसके बारे में? लाल से जहां तक इस पूरी घटना के बाद जो 13 दिसंबर की घटना है, उसके बाद जो विपक्ष का जो रवैया है वो निश्चित तौर से जो गतिरोध दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है उसी को बढ़ावा देने वाला रहा है अब तक। और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बार बार आग्रह और साथ ही साथ चेयर की तरफ से आग्रह होने के बावजूद भी यह गतिरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसको हमने देखा है कि दोनों ही सदनों में सदस्यों की निलंबन की कार्यवाही तक सभापति को करनी पड़ी है, लेकिन इस पर अभी भी कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल के आ पाया है जिससे कि ये गतिरोध रुकता हुआ दिखाई दे। और इस बीच सरकार ने कोशिश की कि भाई कामकाज तो करना ही है, तो ऐसे में टेलीकॉम बिल और उधर राज्यसभा में भी दो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक, वो यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन द्वितीय विधेयक पारित कर दिया गया। हालांकि सभापति ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, लेकिन चर्चा और संशोधन देने वाले विपक्ष जब हंगामे और शोर शराबे में मौजूद थे तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है, तो सदन की कार्य को आगे बढ़ाते हुए ये दोनों विधेयक राज्यसभा से पारित भी हो गए। अब जहां तक आपने पूछा है कि विपक्ष का क्या तर्क है, तो आज हमारी सुबह तमाम विपक्ष के सांसदों से भी बात हुई। उनका कहना है कि चूंकि ये घटना 2001 में भी हुई थी 13 दिसंबर को, और उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, इन्होंने सदन में आकर कहा था और इसके बारे में जानकारी दी थी। तो विपक्ष इसकी तुलना उस घटना से कर रहा है और वो कहता है कि इस पर गृह मंत्री आकर इस स्थिति को स्पष्ट करें और बताएं ये घटना किस तरीके से हुई है, किस तरीके से जांच चल रही है। और उनका एक ही तर्क है कि वो गृह मंत्री के बयान को चाहते हैं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इसमें अभी जब जांच चल रही है और दोनों ही सदनों के सभापति के द्वारा इस बात को सदन में रख दिया गया है, खासतौर से
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई को और जांच को आगे बढ़ाने की जो सिलसिला शुरू हुआ है, और इस मामले में हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो भी रही है, तमाम लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी भी जांच चल रही है। तो ऐसे में ट्रेजरी बेंचेस का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तो किस तरीके का बयान विपक्ष आता है। ठीक है, ये जो दोनों ही पक्षों का जो आमने सामने का जो वाद और प्रतिवाद है, ये इसकी वजह से विरोध बढ़ रहा है। और अभी हमने देखा है कि जो राज्यसभा है वो फिलहाल 4:30 बजे तक के लिए स्थगित है, जबकि लोकसभा कल तक के लिए स्थगित। ऋषि, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि देखिए कई बार बाधा जो है वो इसलिए भी की जाती है कि किसी न किसी मुद्दे से ध्यान भटकाना हो। तो ये थ्योरी आ रही है कि जो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं वो, दूसरी बात कांग्रेस सांसद के यहाँ जो अपार संपत्ति पकड़ी गई है 353 करोड़ तो सिर्फ नकद ही पकड़ी गई है, उन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं इस डिसरप्शन के जरिए ध्यान जो है हटाने की कोशिश हो रही है। ये भी एक थ्योरी आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ है और विपक्ष चाहता है कि चलो इसी तरह किसी तरह गुजर जाए इसी मामले को लेकर के? थ्योरी क्या है, ये तो सत्ता पक्ष साफ साफ आरोप ही लगा रहा है कि विपक्ष जो है संसद में हुई घटना का राजनीतिकरण कर रहा है। और इस राजनीतिकरण करने की वजह जो सत्ता पक्ष की तरफ से कहना है कि साफ साफ दिख रहा है कि वो अपनी हार की हताशा में ऐसा कर रहा है। ये तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से साफ साफ कहा ही जा रहा है। अब रही बात इस बात की कि इसका विश्लेषण कैसे किया जाए, तो अगर विपक्ष के लिहाज से देखें तो वो इसको एक अलग मौके के रूप में देख रहा है, जबकि हाल ही में जो उनके खिलाफ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हार के रूप में रही हो, तो निश्चित तौर से उससे उभरने का एक तरीका उन्होंने खोजा होगा कि इससे क्यों न ट्रेजरी बेंच के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो ये एक राजनीति की एक कवायद रही है कि जो जैसा मौका देखता है उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, और इसी मौके को फायदे को कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा कि कम से कम इस बहाने ही सही वो अपनी बात को अपने तरीके से सदन में रख पा रहा है, और जिससे कि आपने कहा कि एक टैक्टिस है इस तरीके से जो मुद्दा है उससे और अपनी जो हार है उससे दूर हटने का या उसको छिपाने का। जी शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए इस खबर पर। वक्त है अभी एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कि पंजाब में क्या सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। रुख करते हैं अब अगली चर्चा का, और अगली चर्चा पंजाब से। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर चुप क्यों है, ये सवाल पंजाब में पूछे जाने लगे हैं। और क्यों पूछे जा रहे हैं? क्या ये मुद्दा है जिस पर कि आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार सवालों के घेरे में है? ये मुद्दा है पंजाब विधानसभा में नियुक्तियों का। आम आदमी पार्टी ने खुद इसे बड़ा घोटाला करार दिया था, लेकिन भगवंत मान सरकार ने विजिलेंस ब्यूरो की जांच पर चुप्पी साध रखी है। यह मामला दरअसल कांग्रेस शासन का है। विधानसभा में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस शासन के दौरान 1800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और खबर की माने तो एक ही दिन में यह प्रक्रिया पूरी भी कर दी गई। तो आरोप था कि कांग्रेस पार्टी के कई माननीय सदस्यों के रिश्तेदारों की भर्ती हो गई, लेकिन काबिल लोग प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। तो विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी जांच में पाया था कि काफी धांधली हुई थी। इसी के तहत विजिलेंस ने भ्रष्टाचार एक्ट के तहत जांच के लिए परमिशन मांगी थी। तो उस समय जो मुद्दा उठाने वाले लोग थे, आज वो मान सरकार में, भगवंत मान सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला जस का तस बना रहा। हमारी संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी के साथ आकांक्षा सक्सेना जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई उस समय तो बड़े जोर शोर से इस मुद्दा को उठाए, लेकिन अब जाकर के उस पर जांच करने को लेकर ऐसी चुप्पी क्यों? सवाल यह है कि इस पर आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है, सरकार का क्या पक्ष है, क्यों चुप्पी साध रखी है? जी, जब इलेक्शन होने थे तब उस वक्त जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी,
जो ये 1 से 50 से ज्यादा लोगों की जो भर्ती हुई थी, इसके ऊपर जो शोर मचाया गया था वो आम आदमी पार्टी ने ही मचाया था। बकायदा जो इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं बैंस साहब, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि किस तरीके से ये भर्ती हुई हैं और क्यों नहीं इसमें रिजर्वेशन रखी गई, क्यों 1800 लोगों की एक ही दिन में जो है इंटरव्यूज करे गए। इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो उभर कर बाहर आई थी और सितंबर में भी विधानसभा ने अभी रिक्वेस्ट करा था कि इसकी दोबारा से जांच की जाए और उसके बावजूद भी देखने में आया है कि कोई भी जांच नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये तो साफ इससे आता है कि उस वक्त जब वोट बटोरने थे तब तो खामियां नजर आ रही थी, पर अब जब सत्ता में आ गए हैं, जब कुछ कर सकते हैं, जब कमान इनके हाथ में है, तो क्यों नहीं कोई भी अभी तक एक्शन लिया गया है, क्यों नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? क्योंकि एक नहीं दो नहीं 150 से ज्यादा भर्ती हुई थी, तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में भर्तियां हुई थी उस वक्त जो है। और आम आदमी पार्टी को अब काफी समय भी हो गया है सत्ता में आए, तो अगर वो उस वक्त इसको मुद्दा बनाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको मुद्दा उठाया था कांग्रेस के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें रोकता है और उनको क्यों नहीं वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जी, ये बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इस मामले में जो ताज़ा अपडेट है वो क्या है आकांक्षा? क्या विजिलेंस ब्यूरो की जांच की सिफारिश की गई है, जांच का आदेश दिया गया है, या अभी भी उसका इंतजार है और सरकार इसकी इजाजत नहीं दे रही है? जी, सितंबर में, इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सितंबर में विधानसभा ने कहा था कि फ्रेश इसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस की जाए, पर अभी भी कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं शुरू हुई हैं। इसके ये मुद्दा जो है तब जो जिस तरीके से खोला गया था, उसके बाद वो चाहते थे कि उस वक्त की कांग्रेस सरकार जो है वो इसके ऊपर कुछ संज्ञान ले, पर उन्होंने नहीं लिया। पर उसके बावजूद कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो आम आदमी पार्टी ने अभी तक तो फिलहाल कोई भी इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया है। ज्यों की त्यों ही वो जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट्स हुई थी वो वैसी की वैसी ही हैं। उनके अगेंस्ट या उनके अवज में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, अभी कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि उस समय बहुत शोर मचाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। वक्त है अभी एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब रुक करेंगे रिपोर्टर की डायरी के पन्नों का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक का। अब वक्त है रिपोर्टर्स की डायरी के पन्नों का। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध जारी है, तो विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर हंगामा किया। आइए देखते हैं इसी पर हमारे संवाददाता ऋषि कुमार की ये वाली विशेष रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक दिखाई दी इस बात को लेकर कि संसद की सुरक्षा पर चर्चा हो, लेकिन दोनों ही सदनों के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को साफ किया कि संसद की सुरक्षा से संबंधित जो भी पहलू है उसकी कड़ी जांच की जा रही है। और पहले भी इस तरीके की जब भी घटनाएं हुई हैं, संसद ने इस बात को गंभीरता से संज्ञान लिया है और इस मामले में जो भी जांच हुई है उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार सदस्यों से आग्रह किया कि वे शोर शराबा और हंगामा न करें और सदन की कार्यवाही को चलने दें। इस बीच ट्रेजरी बेंचेस ने कोशिश की कि कुछ विधेयकों को पारित किया जाए और इसी चक्र में राज्यसभा ने 2 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक पारित भी कर दिए। अब डायरी का अगला पन्ना। मुंबई हमलों का गुनहगार और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर देने की खबर है।
मीडिया में चल रही खबर के मुताबिक उसे पाकिस्तान के कराची शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन देखिए इस पर हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट।